अस्सलामुअलैकुम। नींद तो सबको ही आती है। फौज के सिपाही भी 24 घंटे नहीं जागते। सोने और आराम करने के लिए ड्यूटी बदलती रहती है। वहाँ भी सुबह 6 बजे दूसरे सिपाही और अफसरान ड्यूटी पर आ रहे थे और रात को जागने वाले सोने जा रहे थे। नए आने वालों को पारस के मुतालिक तफसीलात बता दी गई थी। उधर शीतार और कमांडर सो गए थे। सख्ती से ताकीद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सुबह ड्यूटी पर आने वाले ज़्यादा मुस्ताद नहीं रहे। उनमें से 2 अफसरान 1 दर्जन मुसल्ला जवानों के साथ उस शादी के घर में आए जिसकी पिछली गली में समदू और पारो कत्ल हुए थे। उन अफसरान को यह बताया गया था कि उन्हें कत्ल करने वाला पारस एक कश्मीरी औरत के साथ फरार हो गया है। ऐसे में जाहिर है कि वो उसे तलाश करने इस घर और उस गली से दूर जाते, क्योंकि कोई भी कातिल जाए वारदात पर एक लम्हा भी नहीं ठहरता, वहां से ज़रूर भागता है। जब शीत आरा ने तस्दीक कर दी थी कि वो जाए वारदात से कहीं दूर चला गया है, तो उसे दूर जाकर ही तलाश किया जा रहा था। मुराद अली के घर में घुसकर भी देख लिया गया कि पारस वहाँ नहीं है। इन हालात में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वह आफरीन के साथ जाए वारदात पर वापस आ जाएगा। मेज़बान ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, ब्रादर तुम वापस क्यों आए हो? इसलिए कि हमें पहचानने वाली जासूसा पारो मर चुकी है। कोई फौजी हमें यहाँ अजनबी मेहमानों की हैसियत से नहीं जानता। आफरीन सरापा कश्मीरी है और मैं भी शादी में शिरकत करने वाला मुकामी मेहमान समझा जाऊंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वो मुझे हिरासत में ले लेंगे। आफरीन फिर भी महफूज रहेगी और मैं दुश्मनों से निमट लूँगा। मेज़बान और उसके तमाम करीबी अजीज़ वहाँ हाजिर रहने वाले तमाम मुकामी मेहमानों को सरगोशियों में समझाने लगे कि तफ्तीश के दौरान कोई पारस और आफरीन को बाहर से आने वाले अजनबी मेहमान ना कहे। सब इनसे करीब और दूर की रिश्तेदारी जाहिर करें। वैसे इसकी नौबत नहीं आई। फौजियों ने दोनों लाशों को उठवाने के बाद मेज़बान को धमकियां दी कि उसने कातिल को वहाँ से फरार कराया है। अगर उसका पता ठिकाना ना बताया गया तो मेज़बान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस घर में रहने वाली शादी रोक दी जाएगी। ये महज धमकियां थीं। लाल चौक के मुसलमानों को मजहबी और समाजी फ़राइज़ की अदायगी से रोका जाता तो पूरा इलाका मुश्तिल हो जाता। मुजाहिदीन पहले ही उनके लिए दर्द सर बने हुए थे, इसलिए वो पूरा मन रहने वाले मुसलमानों को इश्तियाल दिलाकर अपने मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहते थे। पारस ने मेज़बान की पनाह में रहकर ये सुना कि फ़ौजियों ने मुराद अली के घर का ताला तोड़ दिया है। उन्हें शुबा था कि पारस और आफरीन बाहर से ताला लगाकर अंदर सो रहे हैं। उनका शुबा दूर हो गया। अफसर ने पड़ोसियों से पूछा, मुराद अली कहाँ गया है? पड़ोसियों ने जवाब दिया, वो सुबह से सोपुर गया हुआ है, शायद कल तक आएगा। फिर यह कि किसी पड़ोसी और मोहल्ले वाले ने मुराद अली के घर में किसी मेहमान को आते नहीं देखा। जब ताला लगा हुआ था और मालिक के मकान सोपुर गया हुआ था तो फिर मेहमान कहाँ से आ जाते? मुराद अली ने पाशा और होमर को दूसरे 2 शादियों वाले घरों में पहुंचाया था। इसके बाद अपने मकान से उन मेहमानों का सामान उठा कर ले गया। इस तरह फौजियों को किसी अजनबी मेहमान का सामान घर में नहीं मिला। फिर मुराद अली को पता चला कि एक जासूसा ने समदू को गोली मार दी और पारस ने उस जासूसा को कत्ल कर दिया है। इस इलाके के मुसलमान एक घर से दूसरे घर और एक गली से दूसरी गली में तमाम मुसलमानों को ताज़ा तरीन इतलात पहुंचाते रहते थे। खुसूसन लाल चौक के नौजवान अपने इलाके में ताज़ा आने वाले मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए दूर तक एक दूसरे को ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते रहते थे। फिर मुराद अली को खबर मिली कि पारस फरार नहीं हुआ है, उसी शादी वाले घर में मौजूद है। वो पारस और आफरीन का सामान लेकर उनसे मिलने आया। फिर कहा, आपने यहाँ मौजूद रहकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। यहाँ फिर कोई मुखबर आकर आप दोनों को ताड़ लेगा। पारस ने कहा, बेशक ये खतरा है, लेकिन बाहर भी खतरात कम नहीं है। वैसे मेज़बानों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनूंगा। अच्छा हुआ तुम हमारा सामान ले आए। अब हम ये हुलिया बदल कर यहाँ से जा सकेंगे। वह अटैची से मेकअप का सामान निकालते हुए बोला, हम चेहरों पर मामूली सी तब्दीली पैदा करेंगे। मिस्टर मुराद, ये बताओ कि लारी अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? बिल्कुल करीब है। लाल चौक के बाद वटमालू है, वहाँ जम्मू से भी बसें आती हैं। फिर तो हम हिंदू बनकर उस लारी अड्डे से किसी होटल में जाकर क्याम करेंगे। आफरीन के पास साड़ियाँ हैं, सिर्फ सिंदूर की कमी है। ये माथे पर टीका और मांग में सिंदूर भरकर मेरी पत्नी बन जाएगी। आफरीन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ सिंदूर मिल जाएगा, मैं अभी मेज़बान औरतों से मालूम करती हूँ। वो कमरे से गई। पारस ने कहा, मिस्टर मुराद कोई मशवरा दो, हमें कौन सा हिंदू नाम इख्तियार करना चाहिए? क्या कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वालों के पास सबूत के तौर पर बसों के टिकट होते हैं? हाँ, टिकट ज़रूरी है, वो मैं हासिल कर लूँगा। फौजी रास्तों में रोककर पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो? जहाँ का नाम लोगे वहाँ का टिकट देखते हैं। मैं जब सोपुर आता जाता हूँ तो ऐसे टिकट संभाल कर रखता हूँ। आपने अभी कहा कि हिंदू बनकर यहाँ से जाएंगे तो मुझे एक बात याद आ गई, आपका काम बन जाएगा। वो बताने लगा कि सोपुर में एक हिंदू औरत मालिनी देवी थी। उसका 6 माह का बच्चा पहाड़ी से गिरकर लापता हो गया था। जाहिर था कि गहरी खाई में गिरने वाला बच्चा जिंदा नहीं होगा, लेकिन माँ पागल हो गई थी। एक बड़े साइज की गुड़िया को सीने से लगा कर रखती थी और कहती थी, मेरी शालिनी जिंदा है, ये कभी मर नहीं सकती। जब तक मैं इसे दूध पिलाती रहूंगी ये जिंदा रहेगी। मालिनी के शौहर अजय कुमार से मुराद अली के कारोबारी ताल्लुकात थे और अच्छी खासी दोस्ती भी थी। वो सोपुर से मालिनी के दिमागी इलाज के लिए श्रीनगर आता तो मुराद अली के मकान में ही क्याम करता। उसके इलाज से ताल्लुक़ रखने वाले कागजात और एक्सरे वगैरह मुराद के ही घर में रहते थे। 2 हफ्ते पहले मालिनी सोपुर गई तो उसका देहांत हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही।
अजय कुमार इन सदमात को भुलाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ इलाहाबाद चला गया था। मुराद ने पूछा, मिस्टर पारस, अगर मैं अजय कुमार और मालिनी की तस्वीरें दूं तो आप उनका रूप धार सकती हैं? बेशक, मैं ऐसा कर सकता हूँ। प्लीज़ वो तस्वीरें ले आओ। मुराद अली चला गया। फौजियों ने उसके मकान की तलाशी लेने के बाद उसके दरवाजे पर अपना ताला डाल दिया। वो अपने पड़ोसी के पास गया, फिर उसकी छत पर चढ़कर अपनी छत पर आया और आंगन में कूद गया। अपने कमरे में जाकर उसने मालिनी और अजय कुमार से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ें निकाली, फिर इन्हें लेकर उसी तरह छत के रास्ते निकल आया। ये चीज़ें पारस और आफरीन के लिए एक सरमाया साबित हुई। जब वो दोनों 1.5 घंटे बाद पटमालू के लारी अड्डे पर पहुंचे तो वो अजय कुमार था। आफरीन साड़ी और जेवरात पहने, सिंदूर लगाए, एक बड़े साइज़ की गुड़िया को सीने से आंचल के अंदर इस तरह छुपाए हुए थी जैसे जिंदा बच्ची को दूध पिला रही हो। अच्छी साड़ी और जेवरात पहनने के बावजूद उसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम पागल सी दिखाई दे रही थी। मुराद ने उन्हें देखकर कहा, मिस्टर पारस, आपने तो कमाल कर दिया है। ये बिल्कुल मालिनी बन गई है और आप मुकम्मल अजय कुमार लग रहे हैं। आपने मेरे दोस्त और मुंह बोली बहन मालिनी की यादें ताज़ा कर दी हैं। वो उनके साथ लारी अड्डे तक आया था। मुराद ने बताया था कि पाशा के अंग्रेज़ औरत के साथ गया है। कह रहा था कि जल्द वापस आएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। पारस ने कहा, बेहतर है तुम सोपुर चले जाओ और होमर को साथ ले जाओ, मैं पाशा को ढूंढूंगा। वो दोनों मुराद से रुखसत हुए और एक टैक्सी में आकर बैठ गए। ड्राइवर को किसी 4 स्टार होटल में चलने के लिए कहा। वो गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। रास्ते में तवक्को के मुताबिक फ़ौज की एक मुख्तसर सी टीम ने उन्हें रोका। पहले ड्राइवर से पूछा, इन्हें कहाँ से ला रहे हो? वो बोला, बटमालू के लारी अड्डे से ला रहा हूँ। फिर पारस से मुतालबा किया गया, टिकट दिखाओ। टिकट पर तारीख लिखी नहीं होती थी। मुराद ने 2 हफ्ते पहले की टिकटें दी थीं। पारस ने वो दिखा दी। अफसर ने टैक्सी के अंदर झांक कर देखा। आफरीन गुड़िया को साड़ी में छुपाए उसे यूं सीने से लगाए हुए थी जैसे दूध पिला रही हो। अफसर मुतमईन हो गया। उसे दूध पिलाने वाली हिंदू माँ की नहीं, एक कश्मीरी मुसलमान औरत और पारस की ज़रूरत थी। आफरीन ने गुड़िया को इस तरह साड़ी में छुपाया था कि अफसर ने उसे एक जिंदा बच्चा समझा और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उस वक्त दिन की रोशनी फैल चुकी थी। ड्राइवर ने उन्हें एक होटल में पहुंचा दिया। वो दोनों रिसेप्शन पर आए। पारस अजय कुमार के शनाख्ती कागजात और बस के टिकट दिखाकर एक कमरा हासिल करने लगा। आफरीन ने गुड़िया को उसी तरह साड़ी के साए में सीने से लगा रखा था। फिर होटल का मुलाजिम उनका सामान उठाकर लिफ्ट के जरिए 4थी मंजिल पर ले जाने लगा। 4थी मंजिल पर लिफ्ट रुकी। दरवाज़ा खुला तो सामने हैरी सैमसन खड़ा हुआ था। ये वही वक्त था जब यहूदा गिल ने फ़ोन के जरिए उसे नींद से जगाकर कहा था कि वो पारस को तलाश करने जाए, फिर उसे देखते ही गोली मार दे। अगर वो पारस की लाश दिखाएगा तो उसे $25,000 दिए जाएंगे। पारस आफरीन और मुलाजिम के साथ लिफ्ट से बाहर आ गया। वो किसी हैरी सैमसन को नहीं जानता था। हैरी लिफ्ट के अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद हो गया। वो पारस की तलाश में नीचे जा रहा था। वो सही मायनों में दुश्मनों की नाक के नीचे आ गया था। मुलाजिम ने उसके लिए 4थी मंजिल का जो कमरा खोला, ठीक उसके सामने वाले कमरे में अरीना और पाशा सो रहे थे। तकदीर अजीब आंख मचोली का खेल खेल रही थी। पारस ने दरवाज़ा बंद करके कहा, हमें फ़ौरन सोने की कोशिश करना चाहिए। खुदा जाने फिर कब हमें आराम का मौका मिले। आफरीन ने गुड़िया को सोफे पर डाल दिया, फिर साड़ी उतारकर शब ख्वाबी का लिबास पहनकर बिस्तर पर आ गई। पारस लेटा हुआ छत को तक रहा था और कुछ सोच रहा था। आफरीन ने कहा, इस तरह सोचते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। वो बोला, जब कोई बात खटकने लगती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। जब से मैंने सुना है कि पाशा किसी अंग्रेज़ औरत के साथ कहीं गया है, तब से मेरे अंदर बेचैनी सी है। अब ये बात समझ में आई है कि वो थाली का बेंगन है। हसीन औरत के सामने हमारा राज उगल सकता है। कमबख्त भरोसे के काबिल नहीं है। अब तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए। कहीं सामना होगा तो वो हमें पहचान नहीं सकेगा। तुम भूल रही हो, वो हमारी आवाज़ें मीलों दूर से सुन लेगा। हम होटल वालों से बातें करेंगे तो वह समझ लेगा कि हम किसी होटल में मालिनी और अजय कुमार बने हुए हैं। वाकई उसकी गैर मामूली सलाहियतें हमारे लिए मसला बन जाएंगी अगर हम अपनी आवाज़ बदल लें तो। यही मैं कहने वाला था। ये तय कर लो कि नींद से बेदार होने के बाद हम बदली हुई आवाज़ और लहजे में बोला करेंगे। दोनों ने यह तय किया, फिर सो गए। शीतारा 4 घंटे तक सोती रही। उसने सोने से पहले दिमाग को हदायत नहीं दी थी। यूं ही मायूसी और थकन से निढाल होकर सो गई थी। नींद में भी पारस उसे अपने पीछे दौड़ा रहा था, दूर जाकर उसे ठींगा दिखा रहा था और मजाक उड़ा रहा था कि वो उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। वो ख्वाब में भी अपनी तौहीन महसूस कर रही थी। जब आंख खुली तो समझ में नहीं आया कि सो रही थी या पारस से झगड़ा कर रही थी। वो एक जोंक की तरह उसकी ज़िंदगी से चिमट गया था। वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि पारस गिरफ्तार होकर भारत सरकार का कैदी बने। वो उसे अपना कैदी बनाए रखने के लिए भारतीय फ़ौज को अलहकार बना रही थी। आंख खुलने के बाद उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, वो गिरफ्तार हो चुका हो। मुझे ये खुशखबरी मिलेगी तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति को सोने का मुकुट पहनाऊंगी। उसने दुआ मांगने के बाद ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। कमांडर के पास पहुंची। वो सो रहा था। उसने दूसरे आला अफसर के पास आकर कहा, मैं पूजा बोल रही हूँ, क्या वो गिरफ्तार हो गया? आला अफसर ने कहा, वो कौन? वो गुस्से से बोली, तुम्हारा बाप। क्या तुम नहीं जानते कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए कल से सिर्फ पारस को तलाश कर रही हूँ? मैडम, आपको इंडियन आर्मी के इतने बड़े ओहदेदार से इस अंदाज में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें भी हाजिर दिमागी से समझना चाहिए कि मैं पारस के मुतालिक पूछ रही हूँ। तुम्हारे चोर ख्यालात बता रहे हैं कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ।
तुम लोग हराम की तनख्वाहें लेते हो। सिर्फ श्रीनगर में हज़ारों मुसल्लह फौजी और दर्जनों अफसरान हैं, और ये सब मिलकर सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। तुम्हें सिर्फ निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करना और अपना फौजी रोबर दबदबा दिखाना आता है। वो ज़रा चुप रही, फिर बोली, तुम चुपके चुपके मुझे गालियां दे रहे हो और समझ रहे हो कि मैं वो छुपी हुई गालियां नहीं पढ़ रही हूँ। ये कहते उसने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वो चीख मारकर फर्श पर गिरा, फिर तड़पने लगा। तकलीफ इतनी शदीद थी कि एक के बाद दूसरी चीख ना निकल सकी। चंद सेकंड तक तड़पने के बाद वो बेहोश हो गया। वो आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ के पास आई, फिर बोली, कुत्तों, कमीनों, हराम की खाने वालों, तुम अपने एक बाप को नहीं पकड़ सकते हो? आखिर तुम सब किस मर्ज की दबाओ? मैडम, ये गालियां हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम अपने ऊपर वालों से शिकायत करेंगे। शीताना ने ऊपर वालों को भी ज़बरदस्त गालियां दी, फिर चीफ के अंदर भी। जलजला पैदा करके दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। बिस्तर से उठकर आईने के सामने आई। आईने ने बताया कि जुल्फें बिखर गई हैं, हसीन चेहरे पर जर्दी छा गई और आंखों में आंसू आ गए हैं। वो लूट कर जाने वाला कहीं ना मिला तो आंसू बनकर आंखों में आ गया। वो बाथरूम में चली गई। बड़ी देर तक शावर के नीचे ठंडे पानी में भीगती रही। अपने आप को समझाती रही कि वो क्यों पारस के पीछे भाग रही है। शायद इसलिए कि वो उसके जिस्म जान का मालिक बन गया। ये मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जो उसे अपने हवास पर मुसल्लत कर लिया। लेकिन जिसे सर पर चढ़ाया जा सकता है उसे उतारा भी जा सकता है। ये नज़र आ रहा है कि मैं उसे सर से उतार कर कदमों में नहीं ला सकती, मगर अपने दिल और दिमाग से दूर तो कर सकती हूँ। एक साहिर के सैर का तोड़ करने के लिए दूसरे साहिर की खिदमत हासिल करनी पड़ती है। दिमाग में ये बात समा रही थी कि पारस जैसा कोई जवान मर्द उसे पसंद आ जाए और वो उसे शादी कर ले तो हमेशा के लिए पारस का तिलिस्म टूट जाएगा। बहुत अरसा पहले उसने ऐसी ही कोशिश की थी। उसने गुसल के बाद नाश्ता करने के दौरान दाई माँ से कहा, मैं जल्द ही शादी कर लूंगी। दाई माँ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या पारस मिल गया है? मैं पारस से नहीं, किसी और से शादी करूंगी। जब उसके जैसा जवान मर्द मेरे जिस्म जान का मालिक बनेगा तो वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग से मिट जाएगा। दाई माँ खामोश रही। उसने पूछा, खामोश क्यों? क्या मैं गलत फैसला कर रही हूँ? हाँ, वो तुम्हारे हाथ आते आते फिसल रहा है। तुम टेलीपैथी और भारतीय फौज के तमाम जरा इस्तेमाल कर रही हो, फिर भी वो नहीं मिल रहा। वो मर्द गैर शऊरी तौर पर और ज़्यादा तुम्हारे आवाज़ पर छा गया है। तुम इस बात से इनकार करोगी, लेकिन ये नहीं समझ पाओगी कि तुम्हारे अंदर उसकी जड़ें बहुत मजबूती से जम गई हैं। मैं जल्द ही शादी करके ये जड़ें उखाड़ फेंकूंगी। शादी तब करोगी जब पारस जैसा आवाज़ पर छा जाने वाला मिलेगा। क्या इतनी बड़ी है दुनिया में वही एक जवां मर्द है? इतनी बड़ी दुनिया में जवां मर्द बहुत हैं, पारस सिर्फ एक है और तुम्हारी दुनिया में एक ही रहेगा। दाई माँ बर्तन समेट कर ले गई। वो ख्याल ख्वानी की परवास करके कमांडर के पास आई। वो बोला, मिस पूजा, तुमने दो आला अफसरान को दिमागी अजाब में मुब्तला करके अच्छा नहीं किया। मैंने नाअहल अफराद को सजाएं दी हैं। तुम्हारे जैसे बड़े अफसरान हमेशा सजाओं से बच जाते हैं। नाअहल अफसरान बेशुमार हैं। तुम कितने लोगों को सजा दोगी? उन तमाम अफसरान को जो पारस को ढूंढ निकालने में नाकाम रहेंगे। मगर तुम्हारे इस रवैये पर भारतीय फौज के तमाम अफसरान एहतजाज कर रहे हैं। बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज में बेचैनी फैल गई है कि तुम उनके दिमागों में भी आकर हुक्मरानी करोगी। वो मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कितनों को समझाऊंगा कि वो गलत समझ रहे हैं। क्या तुम सैकड़ों अफसरान के दिमागों में जाकर उनकी ये गलत फहमी दूर करोगी कि तुम पारस की दीवानी और उसे हासिल करने के लिए कश्मीर में भारतीय फौज को अलहकार बना रही हो? ये झूठ है। मैं अपने देश की भलाई के लिए पारस को उसके मकासद में नाकाम बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी हुब्बुल वतनी मशकूक हो चुकी है। अगर तुम वाकई देश की भलाई चाहती हो तो पारस का मामला फौज पर छोड़ दो। वो जहां भी नजर आएगा फौजी उसे गोली मार देंगे। मैं कह चुकी हूँ, उसे हलाक नहीं किया जाएगा, सिर्फ जख्मी किया जाएगा। मगर तीनों अफसरान के आला अफसरान का हुक्म है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ बागियों की मदद करने और तकरीबी कार्रवाइयाँ करने आया है। कमांडर, तमाम आला अफसरान से कह दो कि यह हुक्म वापस लें। पारस मेरा मुजरिम है, मैं उसे अपना ताबेदार बनाऊंगी। तुम इस तरह जिद करोगी तो इसे तुम्हारा इश्किया खेल समझा जाएगा। तुम्हारी हुब्बुल वतनी का दावा गलत साबित होगा। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि पारस को जिंदा रहना चाहिए। तमाम आला अफसरान से कहो, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके दिमागों में ना हूँ और उन्हें परेशान ना करूँ, तो वो पारस को मुझ पर छोड़ दें। मैं उसे कश्मीर से जाने पर मजबूर कर दूंगी। हम फौजी इस मामले से अलग हो जाएंगे, फिर भी शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ज्यू सिंडिकेट के सरगना का दावा है कि वो आज शाम तक या रात तक दुनिया वालों को पारस की लाश दिखाएंगे। वो चौंक कर सीधी बैठ गई, फिर बोली, ये ज्यू सिंडिकेट का कुत्ता कौन है? उससे रब्ता करो। हमारा उससे कोई रब्ता नहीं, हमें उसके मुतल्लिक यहूदी सफ़ीर ने बताया। तो फिर सफ़ीर से रब्ता करो, मैं तुम्हारे जरिए उसकी आवाज़ सुनूंगी। कमांडर ने रब्ता किया। शीतार आवाज़ सुनते ही यहूदी सफ़ीर के अंदर पहुंचकर खामोशी से ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला कि ज्यू सिंडिकेट का सरगना यहूदा गिल इसराइली हुकूमत से लाखों पाउंड लेकर पारस को कत्ल करवाने वाला है। सफ़ीर ये नहीं जानता था कि पारस यहूदा गिल की नज़रों में आ गया है या नहीं। वैसे इतना बड़ा दावा किया गया था। शीतारा परेशान हो गई थी कि यहूदा को ज़रूर पारस का ठिकाना मालूम हो चुका है और शाम तक वो अपना दावा पूरा कर दिखाएगा। उसने सफ़ीर को मजबूर किया कि वो यहूदा से फ़ोन पर बात करे। उसने फ़ोन पर यहूदा को मुखातिब किया, फिर पूछा, हेलो मिस्टर गिल, दिन के 12 बज गए हैं, पारस तक कब पहुंच रहे हो? मेरे आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। वो 2-4 घंटों में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आ जाएगा। क्या ये तुम्हारी खुशफहमी नहीं हो सकती? हरगिज़ नहीं, मेरे पास एक ऐसा अजीबोगरीब शख्स है
जो मीलों दूर की आवाज़ें सुन लेता है वो पारस की आवाज़ सुनकर उसकी निशानदेही करेगा। शीतारा समझ गई कि पाशा जूस सिंडिकेट में पहुंच गए। सफ़ीर ने शीतारा की मर्जी के मुताबिक पूछा, तुम्हारे पास ऐसा आदमी है तो वो पारस की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा? इस वक्त वो 1 बजे तक बेदार होने वाला है। वो किराए के कातिल को चश्मे जदन में पारस के पास पहुंचा देगा। इतनी बात सुनकर वो सफ़ीर के पास से परवाज करके यहूदा गिल के अंदर आई तो उसने सांस रोक ली। फिर फ़ोन पर सफ़ीर से कहा, मिस्टर, तुम्हारे अंदर कोई टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। वो भी मेरे दिमाग में आना चाहता था लेकिन मैंने सांस रोक कर उसे भगा दिया है। अब वो तुम्हारे पास पहुंचकर हमारी बातें सुन रहा होगा। वह सफ़ीर की ज़ुबान से बोली, हाँ, मैं एक टेलीपैथी जानने वाली बोल रही हूँ। यहूदा ने पूछा, तुम्हारा कोई तो नाम होगा? मेरा नाम पूजा है। मैं भारत की रहने वाली हूँ और पारस को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी मालूमात की किताब में पूजा नाम की कोई टेलीपैथी जानने वाली नहीं है। भारत में सिर्फ एक शीतारा है। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं। मैं यहाँ नाम और हुलिया बदल कर रहती हूँ। हम दोनों की अज़ाइम एक है। मैं पारस को भारत और कश्मीर से भगाना चाहती हूँ और तुम उसे कत्ल करना चाहते हो। तुम उसे सिर्फ भगाना क्यों चाहती हो, कत्ल करना क्यों नहीं चाहती? शीतारा जानती थी कि यहूदी मेरे और मेरी फैमिली के जानी दुश्मन है, इसलिए वो भी दुश्मन बनकर बोली, दरअसल मैं पारस के कत्ल का इल्ज़ाम अपने साथ लेना नहीं चाहती। मैं एक तनहा ख्यालख्वानी करने वाली हूँ और फरहाद के दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले हैं, वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। यहूदा ने कहा, तुम मेरा साथ दो। टेलीपैथी के जरिए पारस तक पहुँचने में हमसे ताउन करो। हम उसके कत्ल के मामले में तुम्हारा जिक्र नहीं आने देंगे। ऐसी बात है तो मैं राज़ी हूँ। ये बताओ, तुमसे मुसलसल रब्ता कैसे रहेगा? 1 बजे के बाद फ़ोन पर रब्ता करो। मेरी भतीजी सोकर उठे तो उस शख्स को पारस की आवाज़ सुनने के लिए कहेगी। ये तुम्हारी भतीजी कौन है? उसका नाम अरीना गिल है, बड़ी बाकमाल है। शेर को लगाम देकर उस पर सवार हो जाती है। हम चचा भतीजी के दिमागों में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। हमेशा फ़ोन के जरिए रब्ता रहेगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। शीतारा सफ़ीर के दिमाग से वापस आकर सोचने लगी, ये चचा भतीजी फ़िलहाल मेरी पहुंच से दूर है। ये ना सही, इनका किराए का जो कातिल है वो सही, शायद उसके दिमाग में जगह मिल जाए। अगर वो भी योगा का माहिर हुआ तो पारस को इनसे नहीं बचा सकेगी। ये लोग श्रीनगर में होंगे। ये मालूम करना चाहिए कि इनका क़याम कहाँ है। वह थोड़ी देर तक इस मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करती रही। फिर ख्याल ख्वानी की परवास करके पाशा के अंदर पहुंची। वो सो रहा था। ख्वाबीदा दिमाग ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया तो उसकी आंख खुल गई। वो बोली, सांस ना रोकना। तुम्हारे मोहसिन पारस की ज़िंदगी खतरे में है। वो नागवारी से बोला, मेरा कोई मोहसिन नहीं। तुम कौन हो? तुम कैसे एहसान फरामोश हो? सोनिया सानी ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर आज़ाद छोड़ दिया था और मुझे यकीन है कि मेरे तनवीमी अमल से भी उन्हीं लोगों ने तुम्हें निजात दिलाई थी। अच्छा, समझ गया, तुम शीतारा हो। तुम्हारी जैसी मक्कार और खुदगर्ज औरत मुझे एहसान फरामोश कहने आई है। जाओ, भाग जाओ। उसने सांस रोक ली। वो जानती थी कि पाशा उसे पहचानते ही बात नहीं करेगा, सांस रोक कर भगा देगा। इसलिए वह आवाज़ और लहजा बदल कर बोल रही थी और उसे बातों में उलझाकर चोर ख्यालात पड़ रही थी। उसके ख्यालात ने बताया कि वह एक 4 स्टार होटल के कमरा नंबर 417 में अरीना के साथ है। वो पारस के साथ कश्मीर आया था। अब उसका साथ छोड़कर अरीना का दीवाना हो गया। उसने एक फौजी अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे एक जीप में बैठकर 4 स्टार होटल के सिमत जाने पर मजबूर किया। फिलहाल यही तदबीर सूझी कि पारस को जिंदा रखने के लिए इस अफसर के रिवॉल्वर से पाशा को जख्मी करेगी और उसे पारस की आवाज़ सुनने नहीं देगी। यूं कोई कातिल पारस तक नहीं पहुंच पाएगा। उधर पाशा उठकर बैठा तो अरीना की भी आंख खुल गई। वो एक भरपूर अंगड़ाई लेती हुई बोली, सर झुकाए क्यों बैठे हो? वो उसके पास लेटकर बोला, शीतारा आई थी, मुझे एहसान फरामोश कह रही थी। अरीना ने चौंक कर पूछा, क्या टेलीपैथी जानने वाली शीतारा की बात कर रहे हो? हाँ, मैं गहरी नींद सो रहा था, उसके आने से आंख खुल गई। अगर वो तुम्हारी आवाज़ सुनेगी तो तुम्हारे अंदर भी पहुंच जाएगी। मैं भी सांस रोक लेती हूँ, उसे आने नहीं दूंगी। वैसे वो क्यों आई थी, क्या कह रही थी? वो शीतारा से होने वाली गुफ्तगू सुनाने लगा। अरीना ने कहा, इसका मतलब है वो कुछ देर तुम्हारे अंदर रही है। हाँ, मगर मैंने सांस रोककर उसे भगा दिया। उसकी बातों से पता चलता है कि वो पारस को किसी खतरे से बचाने के लिए तुम्हारा ताउन चाहती है। उसने कुछ देर तुम्हारे अंदर रहकर यह ज़रूर मालूम किया होगा कि तुम अभी यहाँ इस होटल में हो। मालूम करके क्या करेगी? यहाँ आएगी तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अकल की बात करो, वो नहीं आएगी। अपने किसी आलाकार को भेजेगी और तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें 4 घंटे बाद दिल्ली की फ़्लाइट से जाना है। चलो उठो, हम ये 4 घंटे सैर व तफरी में गुजारेंगे। वो दोनों बिस्तर से उठ गए। अरीना ने उसे मुंह हाथ भी नहीं धोने दिया। वो खतरा महसूस कर रही थी। पारस की गैर मामूली सलाहियतों से महरूम नहीं होना चाहती थी। फ़ौरन अटैची में सामान रखकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी। ऐसे ही वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर दरवाजे को देखा। अरीना ने सरगोशी में कहा, कोई दुश्मन हो सकता है, बड़ी होशियारी से दरवाज़ा खोलो। अगर कोई मुसल्लह शख्स होगा तो उसे हथियार इस्तेमाल करने का मौका न देना। वो दोनों दबे कदमों चलते हुए दरवाजे के पास आए। पाशा एक तरफ दीवार से लगकर खड़ा हो गया। दूसरी बार दस्तक सुनाई दी। अरीना ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं आर्मी अफसर हूँ, दरवाज़ा खोलो। अरीना को ज़रा इत्मीनान हुआ कि कोई दुश्मन नहीं है। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। अफसर दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने पूछा, तुम्हारे साथी कहाँ हैं?
साथी ने पीछे से आकर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली, दूसरे हाथ से रिवॉल्वर वाले हाथ को जकड़ लिया। अरीना फौरन ही फर्श पर लेट गई ताकि गोली चले तो महफूज रहे। अफसर ने गोली चलाई, इससे पहले ही पाशा ने उसे दूसरी तरफ कमरे के बाहर घुमा दिया। बाहर कॉरिडोर के सामने दूसरा कमरा था। गोली उस कमरे के दरवाजे पर जाकर लगी। उस कमरे में आफरीन और पारस हो रहे थे। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने समझा कि उन्हें तलाश करने वाले फौजी सर पर आ पहुंचे हैं। पारस ने आफरीन से कहा, बाथरूम में जाओ और फौरन साड़ी पहनो। याद रखो, हम आवाज़ और लहजा बदल कर बोला करेंगे। वो अपना लिबास उठाकर बाथरूम में चली गई। पारस दीवार के साथ लगकर दरवाजे के करीब आया। फिर पाशा की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो कह रहा था, शीतारा, तुम इस आदमी के अंदर आई हो, मुझे जख्मी करके मुझे फिर गुलाम बनाना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। ये लो, मैंने इसे बेहोश कर दिया है। फिर फर्श पर किसी के धप से गिरने की आवाज़ आई। पारस ने दरवाज़ा खोलकर देखा। एक आर्मी का अफसर कॉरिडोर के फर्श पर चारों शाने चित पड़ा था। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर फर्श पर चला गया था। गोली चलने की आवाज़ सुनकर होटल का मैनेजर और दूसरे बहुत से लोग आ गए। मैनेजर ने पाशा से पूछा कि आपने अफसर पर हमला किया है? अरीना ने कहा, हमने नहीं, इस अफसर ने आकर हम पर गोली चलाई थी। मेरा साथी इस पर काबू ना पाता तो ये हमें गोली मार देता। अब हम इस होटल में नहीं रहेंगे। पारस देख रहा था कि अनीना की बातों के दौरान मैनेजर फर्श पर पड़े हुए रिवॉल्वर की तरफ जा रहा था। वो शीतारा की रग रग से वाकिफ था, समझ रहा था कि अब वो मैनेजर के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए है। अब वो बेचारा गोली चलाने वाला है। उसने जैसे ही फर्श पर से रिवॉल्वर उठाकर पारस का निशाना लिया, पारस ने करीब खड़े हुए शख्स को धक्का देकर उस पर गिरा दिया। गोली चली, गिरने वाला शख्स जख्मी हुआ, पाशा बच गया। वहां भगदड़ शुरू हो गई। पाशा ने मैनेजर पर छलांग लगाकर उससे रिवॉल्वर छीन लिया। अरीना ने कहा, यहां से भाग चलो, वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है, तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती है। वो पक्के आशिकाना अंदाज में बोला, मुझे कोई तुमसे जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा हूं और मरने के बाद भी तुम्हारा रहूंगा। पारस ने अरीना से कहा, यह तुम्हारा सच्चा और पक्का आशिक है, मरने के बाद भी अपनी लाश तुम्हारे पास रखेगा। वो फखर से सीना तान कर बोला, प्यारे भाई, तुम सच्चे आशिकों को पहचानते हो। मैं तुम्हारे सामने कसम खाकर अरीना से कहता हूँ कि मरने के बाद भी अपनी लाश। वो कहते कहते चौंक गया, फिर बोला, ए भाई, मेरी लाश अरीना के साथ कैसे रहेगी? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरीना कमरे के अंदर से अटैची लेकर आई, फिर बोली, चलो। पारस ने कहा, यहां से जाकर गलती करोगी। वो टेलीपैथी जानने वाली बाहर किस किस को आलाकार बनाकर हमला करेगी, ये तुम नहीं जानती हो। इसके बरक्स बंद कमरे में महफूज रहोगी। यहाँ आने वाला कोई एक आलाकार होगा जिससे तुम्हारा साथी निमट लेगा। वो सोच में पड़ गई। पारस ने कहा, अफसर का रिवॉल्वर खाली करके इसके पास रख दो, ये होश में आ रहा है। पाशा ने फौरन रिवॉल्वर खाली करके फर्श पर फेंक दिया। अफसर करा रहा था। पारस ने उस पर झुककर उसके गालों को थपथपा कर कहा, हेलो ऑफिसर, होश में आओ। उसने आंखें खोल दी, सोचती हुई नजरों से देखने लगा, फिर उठकर बैठते हुए बोला, मैं यहाँ? पारस ने कहा, हाँ, सोचो तुम यहाँ कैसे आ गए हो। उसने करीब पड़े हुए रिवॉल्वर को उठा लिया, फिर खड़ा होकर कहने लगा, मुझे याद आ रहा है, मैं बेख्तियार अपनी जीप में बैठकर यहाँ आया था, अगरचे आना नहीं चाहता था। फिर मैं उस पहलवान पर गोली चलाना चाहता था। ओ गॉड, क्या मैं पागल हो गया था? पाशा ने कहा, पागल नहीं हुए थे, एक टेलीपैथी जानने वाली तुम्हें आलाकार बनाकर मुझे कत्ल करना चाहती थी। मैनेजर हैरान परेशान अभी तक फर्श पर बैठा हुआ था, कहने लगा, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ इधर आया और रिवॉल्वर उठाकर ख्वामखा इस पहलवान को गोली मारना चाहता था। टेलीपैथी की बात सुनकर असल बात समझ में आ रही है। शीतारा मैनेजर को भी आलाकार बनाकर पाशा को जख्मी करने में नाकाम रही तो समझ गई कि पाशा होशियार हो गया है, इसलिए कामयाबी नहीं होगी। वो मैनेजर के अंदर खामोश रहकर उसकी बातें सुन रही थी। ये देखना चाहती थी कि पाशा इसी होटल में रहेगा या बाहर कहीं जाएगा। ऐसे ही वक्त अरीना पाशा का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर गई, फिर दरवाजे को बंद कर लिया। वो पारस के मशवरे पर वहीं रह गई। शीतारा ने पारस का ये मशवरा सुना था। जब भीड़ छट गई तो वो पारस को अजनबी समझकर उसके अंदर आई। उसने सांस रोक ली और अपने सर को थामकर मैनेजर से कहा, मालूम होता है वो टेलीपैथी जानने वाली अभी तक यहाँ मौजूद है। अभी वो मेरे पास आई थी, उसे पता नहीं था कि मैं योगा का माहिर हूँ। मैनेजर ने कहा, पता नहीं है कैसी बला है, होटल के मुसाफिर खौफजदा हो गए हैं। यह हमारे होटल के लिए बेहतर हुआ कि उसने आर्मी अफसर को आलाकार बनाया, वरना पुलिस वाले यकीन न करते कि यह सब टेलीपैथी के बायस होता रहा है। वो अफसर के साथ जाने लगा। पारस ने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करते हुए आफरीन से कहा, बाहर शीतारा अपने आलाकार बनाती फिर रही है, बड़ा दिलचस्प तमाशा हो रहा है। पाशा एक हसीना के साथ वाले कमरे में है और हम उसे छुपने के लिए आवाज़ बदल कर बोल रहे हैं। शीतारा भी हमारे बिल्कुल करीब है। क्या उसने तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी? हाँ, एक अजनबी समझकर कोशिश की थी, नाकाम होकर चली गई। वैसे तुम्हारे पास आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम भी सांस रोकोगी, जबकि तुम एक नीम पागल औरत की एक्टिंग कर रही हो और नीम पागल पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करती हैं। फिर तो हमें किसी दूसरे होटल में काम करना चाहिए। फिलहाल तुम इसी चार दीवारी में रहो, मैं देखूंगा कि वो क्या करती फिर रही है। दूसरे कमरे में रीना ने फ़ोन के जरिए यहूदा गिल से रब्ता किया। वो बोला, बेटी, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। सोती हो तो 6 घंटों के लिए अपने अंकल से भी रब्ता ख़त्म कर देती हो। मैं तुमसे अहम बात कहने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मुझे भी एक अहम मसला दरपेश है। पहले आप बोलें, क्या कहना चाहती हैं? बेटी, हमें 10 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम मिलेगी। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। पारस को कत्ल करना होगा।
वो श्रीनगर में है। पाशा उसकी आवाज़ सुनकर बता सकता है कि वो किस इलाके में है। काम तो आसान लग रहा है। पाशा मिनटों में उसकी आवाज़ सुनकर उसका पता ठिकाना मालूम कर लेगा। लेकिन एक टेलीपैथी जाने वाली शीतारा पाशा के पीछे पड़ गई है। अभी थोड़ी देर पहले उसने पाशा पर हमले किए थे। ये तुम क्या कह रही हो? शीतारा मेरे पास आई थी। पारस को कत्ल करने के सिलसिले में हमसे ताउन करना चाहती है। इसका मतलब उसे आपके जरिए मालूम हुआ कि पाशा हमारे पास है। एक तरफ वो आपको ताउन का यकीन दिला रही है, दूसरी तरफ पाशा को जख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे हमसे छीन लेना चाहती है। दुरुस्त कहती है वो हमसे मकारी कर रही है। तुम फौरन पाशा की कुव्वत समाज से काम लो, पारस का सुराग लगाओ, फिर पाशा को कश्मीर और भारत से दूर ले जाओ। अभी तो वो किसी न किसी को आलाकार बनाकर हमारी निगरानी करी होगी। मैं ऐसे ही किसी आलाकार को धोखा देकर यहाँ से जाऊंगी। उसने पाशा से कहा, मैं अपने अंकल से बातें कर रही हूँ, वो पारस से मुलाकात करना चाहते हैं। वो कहाँ होगा? वो जगह बदलता रहता है, मैं कह नहीं सकता कि वो कहाँ होगा। तुम उसकी आवाज़ सुनकर उसका सुराग लगा सकते हो? ठीक है, मैं अभी सुनने की कोशिश करता हूँ। उसने सर झुकाकर आंखें बंद कर लीं। पारस की आवाज़ पर तवज्जो देने लगा। इसके साथ ही उसकी तवज्जो आफरीन की आवाज़ पर थी। वो जानता था कि आफरीन और पारस जहाँ भी होंगे एक साथ होंगे। थोड़ी देर बाद उसने मायूस होकर कहा, मैं पारस और आफरीन दोनों की आवाज़ों पर तवज्जो दे रहा हूँ, मगर दोनों मुसलसल खामोश हैं। शायद वो दोनों सो रही हैं। अरीना ने फ़ोन पर कहा, अंकल, पारस की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। पाशा का ख्याल है कि वो कहीं सो रहा है। बेटी, उसके दूसरे साथी जाग रहे होंगे, उससे पूछो पारस के साथ कितने लोग हैं। वो बोली, पाशा, तुमने कहा था कि पारस के साथ तुम्हारे और आफरीन के अलावा कोई और भी था। शायद वो जाग रहा हो, प्लीज़ उसकी आवाज़ सुनो। वो होमर की आवाज़ पर तवज्जो देने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो रीना से बोला, मैं उसे सुन रहा हूँ। वो किसी से कह रहा है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, जी चाहता है कि यहाँ सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। अरीना खुश होकर बोली, अंकल, मेरा पाशा वंडरफुल है। ये पारस के एक साथी की आवाज़ सुन रहा है। फिर वो पाशा से बोली, आई लव यू विद माई हार्ट एंड सोल माई डियर। जिस तरह तुम उसकी आवाज़ सुन रहे हो, कैसी तरह उसे अपनी आवाज़ सुनाकर पूछ नहीं सकते कि वो इस वक्त कहाँ है? वो उसकी कुर्बत से सैरज़दा हो रहा था। दूसरी तरफ यहूदा ने फ़ोन पर कुछ गड़बड़ाने वाली जज्बाती आवाज़ें सुनी, फिर झीम कर बोला, नॉनसेंस, तुम दोनों मुझे क्या सुना रहे हो? पारस की आवाज़ सुनो। अरीना ने उसे फिर आवाज़ सुनने की ड्यूटी पर लगा दिया। वह सुनने लगा और बताने लगा कि होमर किसी औरत से फ़्रेंच ज़ुबान में बोल रहा है। वो औरत कैमरे से वहाँ के हसीन मनाजिर की तस्वीरें उतार रही है। वो दोनों दुनिया जहान की बातें कर रहे थे, लेकिन किसी बात से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि वो उस औरत के साथ किस इलाके में है। वो पारस और आफरीन का जिक्र भी नहीं कर रहा था। अरीना ने बेजार होकर कहा, अंकल, मैं रिसीवर रख रही हूँ, जब काम की बातें मालूम होंगी तो मैं फ़ोन करूँगी। उसने राब्ता ख़त्म करके फिर प्यार भरा अंदाज इख्तियार किया और कहा, तुम्हें मेरी जान की कसम है, पारस का सुराग लगाओ। उसने फिर पारस की आवाज़ सुनने की नाकाम कोशिशें की। वो समझ रहा था कि शायद पारस ने अपनी आवाज़ में तब्दीली की है। वो बहुत चालाक है। अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी उसका पता ठिकाना मालूम नहीं कर सकेगा, और मालूम ना कर सका तो उस पर फिदा होने वाली हसीना की नज़रों में अहमियत कम हो जाएगी। वो दिल ही दिल में पारस को कोसने लगा और अरीना को यह कहकर टालने लगा कि वो सो रहा है। जागने के बाद ज़रूर उसकी आवाज़ सुनाई देगी और शायद उसकी पनाहगाह का भी इल्म हो जाएगा। दूसरी तरफ पारस ने होटल के रिसेप्शन में जाकर काउंटर गर्ल से दोस्ती की, फिर पूछा, कमरा नंबर 417 में वो पहलवान कौन है जिसकी वजह से फायरिंग हुई? वो बोली, वो कमरा इस पहलवान के नाम पर नहीं, एक जर्मन दोशीज़ा अरीना गिल के नाम पर है। वो पहलवान को कहीं से पकड़ कर लाई है। क्या वो ईसाई दोशीज़ा है? नहीं, हमारे रजिस्टर में उसने यहूदी मज़हब लिखा है। पारस के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसने पूछा, क्या वो तन्हा आई है? एक यहूदी शख्स उसके साथ है। वो कमरा नंबर 418 में है। उसका नाम हैरी सैमसन है। वो सुबह से कहीं गया हुआ है। पारस ने काउंटर गर्ल का शुक्रिया अदा किया, फिर होटल के बाहर आ गया। उसने एक तरफ चलते हुए जेब से 2 नन्हे स्प्रिंग निकाले, फिर नाक पर हाथ रखते हुए दोनों नथनों में स्प्रिंग को रखा तो नाक फैल गई। उसने इसी तरह आगे बढ़ते हुए नाक के नीचे हाथ रखा तो मूंछों का इजाफा हो गया। फिर उसने बाएं आंख में तब्दीली की, जैसे एक आंख पैदाइशी तौर पर ऐसी हो। चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो गया। उसे कोई अजय कुमार नहीं कह सकता था। उसने जनरल पोस्ट ऑफिस में आकर दिल्ली में यहूदी सफ़ीर के नाम कॉल बुक कराई। आधे घंटे के अंदर राब्ता हो गया। दूसरी तरफ से पूछा गया, तुम कौन हो और सफ़ीर से क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मैं डिटेक्टिव 09 फ्रॉम ज्यूज सीक्रेट मिशन हूँ। अगर तुम मेरा प्रॉब्लम हल कर दो तो मेरा सफ़ीर साहब से बात करना ज़रूरी नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? मैंने फरहाद के बेटे पारस का खुफिया ठिकाना मालूम किया है। मुझसे कहा गया था कि कामयाबी होते ही मैं मुतलका शख्स को इतला दूं। मुझे मालूम होना चाहिए कि मुतलका शख्स का फ़ोन नंबर और कोड नंबर क्या है। उसे होल्ड करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर बाद सफ़ीर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, तुम कौन हो? मैं बता चुका हूँ, मेरा ताल्लुक ज्यूज सीक्रेट मिशन से है। मेरा कोड नंबर 09 है। मैंने पारस का मौजूदा खुफिया ठिकाना मालूम किया, उसके साथ एक हसीन औरत है। सफ़ीर ने कहा, मुझे बताओ वो कहाँ है? सॉरी सर, हमारे सरों पर फरहाद के टेलीपैथी जाने वाले मंडलाते रहती हैं। मैं जल्द से जल्द यहाँ मुतलका अफराद से मिलकर उस खुफिया ठिकाने का मुहासरा करना चाहता हूँ। आप ऐसे अफराद तक मुझे पहुँचाएं जो योगा के माहिर हों, ताकि फरहाद टेलीपैथी के जरिए हमारा रास्ता रोकने में नाकाम रहे। मैं ऐसे अफराद से वाकिफ़ नहीं। वैसे एक नंबर नोट करो और मिस्टर यहूदा गिल से बात करो। पारस का मामला उसके हाथों में है। उसने यहूदा गिल का नंबर नोट करने के बाद राब्ता ख़त्म कर दिया। पारस ने उस नंबर पर कॉल बुक कराई।
फिर सोचने लगा कि होटल के कमरे में अरीना गिल है और अभी वो किसी यहूदा से बात करने वाला है कि इन दोनों में करीबी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी ना भी हो तो ये दोनों एक ही मिशन से ताल्लुक़ रखती हैं और मिशन है कि फरहाद के बेटे को ढूंढ निकालना। ज़ाहिर है ढूंढ निकालने के बाद वो प्यार नहीं करेंगे, उसे गोली मार देंगे। दूसरी तरफ शीतारा की हरकतें सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि वो यहूदियों के खिलाफ है और पाशा को उनसे छीन लेना चाहती है। पाशा फिर उसका ताबेदार बन जाता तो अपनी गैर मामूली कुव्वत समात के जरिए उसे पारस तक पहुंचा देता। यहूदा गिल से रब्ता हो गया। उसने पूछा, हेलो, तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ तुम मुझे नहीं जानते हो, मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत अहम हूँ क्योंकि पारस के मौजूदा ठिकाने से वाकिफ़ हूँ। फिर तो वाकई तुम मेरे लिए मेरे बाप से भी बढ़कर हो। पारस का पता बताओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। माल मुझे कहाँ मिलेगा और कितना मिलेगा? तुम जहाँ कहोगे वहाँ भारतीय 1 लाख रुपए पहुँच जाएंगे। पारस ने खुश होकर पूछा, क्या वाकई तुम इतनी बड़ी रकम अदा करोगे? ये रकम तुम्हारे लिए बड़ी है, हमारे लिए कुछ नहीं। काम की बात करो। पहली काम की बात तो यह है कि तुम्हारे जो आदमी पारस के ठिकाने का मुहासरा करने जाएंगे उन्हें योगा का माहिर होना चाहिए, वरना तुम जानते हो उसके बाप के पास टेलीपैथी जानने वालों की फौज है। वो तुम्हारे आदमी के दिमागों में जल्जले पैदा कर देंगे। तुम्हारी बात माकूल है, लेकिन पारस को कत्ल करने के लिए मेरा एक ही आदमी काफ़ी है। उसका नाम हैरी सैमसन है और वो योगा का माहिर है। आज तक उसके हाथ से कोई शिकार बचकर नहीं गया। तुम्हें अपने आदमी पर इतना भरोसा है तो मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले 1 लाख रुपए लूंगा। हैरी सैमसन तुम्हें एक एक रुपया अच्छी तरह गिन कर देगा। तुम मिलने की जगह बताओ। मैं हैरी सैमसन से होटल लेक व्यू में मुलाकात करूंगा। ताजुब है, तुम उसी होटल में क्याम करना चाहते हो जहां हैरी सैमसन का क्याम है? मेरी चंद शराइत हैं। उनमें से पहली शर्त यह है कि हमारी मुलाकात होटल की छत पर होगी। ठीक है, छत पर मुलाकात होगी। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि हैरी सैमसन ठीक 4 बजे शाम को छत पर जाएगा। जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि वो तन्हा है और मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा तो फिर मैं छत पर आ जाऊंगा। हमें ये भी मंजूर है, मगर हम भी तुम्हारी तरफ से मुतमईन होना चाहते हैं। अपने मुतल्लिक बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम और काम क्या है? तुम्हारे इत्मीनान के लिए मेरा नाम ही काफ़ी है। मैं भारतीय फौज का मेजर किदार शर्मा हूँ। एक टेलीपैथी जाने वाली शीतारा हम सबके पीछे पड़ी हुई है कि हम पारस को कहीं से भी जिंदा गिरफ्तार करें। मैं एक फौजी की हैसियत से यह फ़र्ज़ अंजाम दे सकता था, लेकिन आजकल माली मुश्किलात में गिरफ्तार हूँ। मुझे 1.5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। तुम 1 लाख दे रहे हो, इतना सहारा भी काफ़ी है। क्या मैं उम्मीद करूँ कि मेरे हुक्काम के सामने तुम मेरा जिक्र नहीं करोगे? तुम भरोसा करो, इस सिलसिले में तुम्हारा नाम नहीं आएगा और अब तुम्हें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तुम एक काम करो, होटल लेक व्यू के कमरा नंबर 417 में हमारे एक आदमी से कह दो कि वो हैरी सैमसन को ठीक 4 बजे छत पर भेज दे। तुम 15 मिनट बाद उस आदमी से गुफ्तगू करो। मैं आधे घंटे बाद उससे रब्ता करूंगा। अभी एक फौजी नौयत की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। पारस ने रिसीवर रख दिया। यहूदा गिल चाहता था कि वह कमरा नंबर 417 में बैठे हुए पाशा से बात करे, ताकि पाशा उसकी आवाज़ पर तवज्जो देते हुए उसकी मसरूफियात की रिपोर्ट यहूदा को पहुंचाता रहे। पोस्ट ऑफिस की दीवार पर एक पोस्टर चिपका था जिस पर लिखा था, बागियों को कुचलने के लिए भारतीय सेना से ताउन करें और बागियों की निशानदेही करें। फौज से रब्ता करने के लिए 2 अदद फ़ोन नंबर दर्ज किए गए थे। पारस ने एक नंबर पर रब्ता किया, फिर कहा, मैं मेजर किदार शर्मा को एक ज़रूरी रिपोर्ट देना चाहता हूँ, प्लीज़ उनसे बात करें। उसे मेजर का फ़ोन नंबर बताया गया। पारस ने उस नंबर पर रब्ता किया, फिर कहा, सर, मैं होटल लेक व्यू का एक वेटर बोल रहा हूँ। मैं आपको पारस तक पहुँचा सकता हूँ, मगर आपसे इल्तिजा करता हूँ कि होटल के मालिक को मेरी मुखबरी के बारे में आप कुछ ना बताएं। तुम डरो नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम पारस को कैसे जानते हो? मैं पहले नहीं जानता था। आज सुबह होटल के मालिक को एक अजनबी से बातें करते हुए सुना। वो अजनबी से कह रहा था, मिस्टर पारस, होटल की छत बहुत महफूज है, वहाँ आपको तलाश करने कोई फौजी नहीं आएगा। मेजर ने तायद की, वाकई हम में से किसी ने किसी होटल की छत की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या वो अभी छत पर है? अभी नहीं है। होटल के मालिक से कहकर गया कि 4 बजे छत के स्टोर रूम में जाकर सोए। उसके साथ एक हसीन औरत भी है, वो उस औरत को किसी दूसरी जगह ले गया है। वेटर, तुम भारतीय सेना के साथ बहुत बड़ा ताउन कर रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। सर, मैंने सुना है वो मुजरिम पारस बहुत चालाक है। आप अगर सादे लिबास में चुपचाप आएंगे तो वो धोखा खा जाएगा। छत एक ऐसी जगह है जहाँ से भागने का रास्ता उसे नहीं मिलेगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत समझदार हो। मैं सादे लिबास में सिर्फ 2 जवानों के साथ आऊँगा। सर, मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं भी आपको सादे लिबास में लिफ्ट के पास नजर आऊँगा। उसने रब्ता ख़त्म किया। फिर होटल वापस आते वक्त रेडीमेड मेकअप से निजात हासिल की। अपने कमरे में पहुंचकर आफरीन से पूछा, खैरियत है? कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं खैरियत से हूँ, तुम कहाँ गए थे? अपने कातिलों से अलैक में मसरूफ़ था। अभी मैं पाशा से बातें करूँ, तुम खामोश रहो। उसने रिसीवर उठाकर कमरा नंबर 417 से रब्ता किया, फिर आवाज़ बदल कर बोला, मैं मेजर बोल रहा हूँ। मुझे मिस्टर यहूदा ने कहा है कि मैं आपसे बात करूँ। अरीना ने कहा, हेलो मेजर, हमें आप ही का इंतज़ार था, आप हमारे आदमी से बात करें। फिर पाशा की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने कहा, मिस्टर यहूदा ने ताकीद की है कि आप मिस्टर हैरी सैमसन को ठीक 4 बजे इसी होटल की छत पर भेज दें। पाशा ने कहा, अच्छी बात है, वो वक्त पर वहां पहुंच जाएगा। पाशा ने रिसीवर रख दिया। फिर अरीना से कहा, अब मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा और मालूम करूंगा कि वाकई वो मेजर है या नहीं। उधर पारस ने रिसीवर रख दिया। फिर फ़ोन का डायल यूं ही घुमाने लगा।
रिसीवर उसी तरह क्रैडल पर रखा हुआ था। फिर वो बोला, हेलो हेलो मिस्टर पारस, मैं तुम्हारा बनावटी मेजर बोल रहा हूँ। वो इतना कहकर अपनी असली आवाज़ में बोला, हाँ मैं पारस बोल रहा हूँ, क्या तुमने कामयाबी से मेजर की एक्टिंग की है? फिर वो मेजर की आवाज़ में बोला, मैं 100% कामयाब रहा हूँ। वो हैरी सैमसन जो तुम्हें कत्ल करना चाहता था वो ठीक 4 बजे होटल की छत पर जाएगा। पारस ने अपनी आवाज़ में कहा, फिर तो हैरी सैमसन का आखिरी वक्त आ गया है। मैं सादे लिबास में मेजर केदार शर्मा बनकर अपने 2 साथियों के साथ छत पर पहुंचते उसे गोली मार दूंगा। अच्छा ओके। दूसरे कमरे में पाशा खुशी से उछलकर बोला, पारस मिल गया, अपने अंकल से रब्ता करो। अरीना ने मोबाइल फ़ोन के जरिए रब्ता किया। पाशा ने कहा, मेरी अरीना के प्यारे अंकल पारस का पता चल गया है। यहूदा ने खुश होकर पूछा, क्या सच कह रहे हो? वो कहाँ है? प्यारे अंकल, अभी जो मेजर बनकर बोल रहा था वो फ्रॉड था, पारस का एक आलेकार था। ओ गॉड, क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनकर उसका फ्रॉड मालूम किया? जी हाँ, वो मुझसे फ़ोन पर बातें करने के बाद थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने फ़ोन पर पारस से रब्ता किया। उनकी बातों से पता चला कि पारस मेजर केदार शर्मा बनकर छत पर आएगा और हैरी सैमसन को गोली मार देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पारस हमारे मंसूबों से बाखबर था। वो अपनी सलामती के लिए हमारे हैरी को ख़त्म करने आएगा। जी हाँ, यही बात है। मेरी अरीना कहेगी तो मैं छत पर जाकर पारस के 2 टुकड़े कर दूंगा। नहीं पाशा, तुम हमारा सरमाया हो, हम तुम्हें इस आग में कूदने नहीं देंगे। छत पर हैरी सैमसन तन्हा नहीं होगा, उसके साथ 4 गनमैन रहेंगे। पारस खुद ही हराम मौत मरने आ रहा है। आप मुझे भी कोई काम दें, मैं आपको और अरीना को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना शाज़ोर हूँ। हम देखे बगैर यकीन करते हैं कि तुम ज़बरदस्त हो और सबको ज़ेर दस्त कर सकते हो। तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुझसे रब्ता रखोगे, पारस की आवाज़ सुनते रहोगे और मुझे उसके बारे में बताते रहोगे। मैं तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक हैरी सैमसन को पारस की आमद से बाखबर रखूंगा। सामने वाले कमरे में पारस ने आफरीन को बाजू में भरकर कहा, अब हम मालिनी और अजय कुमार की आवाज़ में बोल सकती हैं। वो बोली, मैं हैरान हूं कि तुम क्या करते फिर रहे हो, कुछ मुझे भी समझाओ। वो उसे अपने मंसूबे की तफसील बताने लगा। वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी और उस पर अपना प्यार निछावर करती जा रही थी। फिर उसने कहा, एक तरफ फौजी तुम्हारे दुश्मन है, दूसरी तरफ यहूदा तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं और तुम कितनी जहानत से दोनों दुश्मनों को आपस में लड़ाने वाले हो। मैं कोशिश करता हूँ कि हथियार के बगैर दुश्मनों को जेर करूँ, मैदान से बाहर रहूँ और मैदान मार दूँ। वाकई तुम यही कर रहे हो? क्या ऊपर फायरिंग होती रहेगी और हम यहाँ बैठे रहेंगे? तुम यहाँ रहोगी, मैं एहतियातन एक रिवॉल्वर छुपाकर लिफ्ट के पास रहूंगा। 2 में से कोई एक दुश्मन जिंदा छत से उतरेगा, मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसने अजय कुमार के चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली की, रिवॉल्वर को लिबास में छुपाया। फिर कहा, अब मैं ज़रा बुड़बड़ाऊंगा और तुम खामोश रहोगी। फिर वो अपनी असली आवाज़ में बोला, मिस्टर शहबाज, 4 बजने वाले हैं, होटल चलो। फिर वो फर्जी शहबाज की आवाज़ में बोला, ब्रादर पारस, आपका क्या ख्याल है कि हैरी सैमसन छत पर अकेला होगा? उसने कहा, दुश्मन को कभी अकेला और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चलो देर ना करो। उसने मुस्कुराकर आफरीन को देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर कॉरिडोर में आ गया। पाशा और अरीना के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो अपनी असली आवाज़ में बुड़बुड़ाते हुए जाने लगा, पता नहीं वो गधा पाशा किस हसीना के चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर वो मेरे साथ होता तो छत पर पहुंचकर हैरी सैमसन की गर्दन तोड़ देता। फिर वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोला, पाशा वाकई शाहज़ोर है मगर उल्लू है। औरत का कुत्ता है बल्कि कुत्ते का बच्चा है, हराम का बिल्ला है, मैं उस पर थूकता हूँ, आख थू। वो रीना के पास बैठा सुन रहा था, गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। एक मुक्का फिजा में लहराते हुए बोला, तू है कुत्ता, मेरे सामने आ, मैं तेरा थूकने वाला मुंह तोड़ दूंगा। बुज़दिल, गालियां देने वाले, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरीना उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ती हुई बोली, पाशा क्या पागल हो गए हो? होश में आओ, किसे गालियां दे रहे हो? गालियां मैं नहीं दे रहा, वो साला पारस गालियां दे रहा है और मेरे मुंह पर थूक रहा है। पाशा, अकल से काम लो, लोग तो बादशाह को भी पीठ पीछे गालियां देते हैं। यह सोचकर सब्र करो कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी बदकलामी है, अभी वो छत पर मारा जाएगा। पाशा ने अचानक सांस रोक ली, फिर दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, मैं गुस्से में था, उसे महसूस ना कर सका, पता नहीं वो कितनी देर से थी। अरीना ने पूछा, क्या शीतल आई थी? वो सांस लेते हुए बोला, वही होगी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गई है। शीतारा फिर एक चांस लेने और पाशा को समझाने आई थी कि वो पारस की आवाज़ ना सुने और उसकी निशानदेही करके दुश्मनों को उसके ठिकाने तक ना पहुंचाए, लेकिन वो कुछ ना कह सकी। जिस वक्त उसके अंदर पहुंची वो गुस्से से पागल होकर पारस को गालियां दे रहा था। इस पागलपन में उसने पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। ऐसे में शीतारा को और ख्यालात पढ़ने का मौका मिल गया। पाशा के ख्यालात ने बताया कि पारस मेजर केदार शर्मा बनकर होटल की छत पर हैरी सैमसन को कत्ल करने आ रहे और सैमसन उसे कत्ल करने के लिए अपने 4 गनमैन के साथ ऊपर उसका मुंतजिर है। और अब वक्त भी नहीं रहा, 4 बज चुके थे। वो फौरन ही पारस के दिमाग में आकर बोली, सांस ना रोकना, पाशा ने तुम्हारे दुश्मनों को बता दिया है कि तुम मेजर बनकर छत पर जा रहे हो। उसने पूछा, क्या तुम चाहती हो मैं ऊपर ना जाऊं? मेरे ऊपर जाने के बाद तुम दुनिया में तन्हा रह जाओगी। बात को मजाक में ना टालो, तुम्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। पिछले 24 घंटों से तुम भी फौजियों को मेरे पीछे दौड़ा रही हो, अब मुहाफिज बनने क्यों आई हो? मैं तुम्हारे जरिए देख रही हूँ, ये वही होटल है जहाँ पाशा का क्याम है। नहीं नहीं, वापस जाओ पारस, मेरा तुम्हारा झगड़ा और है। मैं किसी दुश्मन को तुम्हारी हवा भी नहीं लगने दूंगी। उसने सांस रोक ली क्योंकि लिफ्ट के पास पहुंच चुका था। उसी वक्त मेजर केदार शर्मा अपने 2 जवानों के साथ लिफ्ट की तरफ आया।
पारस ने मेजर के करीब होकर कहा, सर मैं वही वेटर हूँ जिसने आपको इन्फॉर्म किया था। मेजर ने कहा, शाबाश, मैं अभी पारस का काम तमाम करके तुमसे मिलूंगा। वो दो जवानों के साथ लिफ्ट के अंदर गया। शीतारा मैनेजर को आलाकार बनाकर दौड़ाती ला रही थी, मगर उसके पहुंचने से पहले लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। शीतारा ने आलाकार को दूसरी और तीसरी लिफ्ट की तरफ दौड़ाया, मगर उनके भी दरवाजे बंद थे। वो उसे सीढ़ियों पर दौड़ाने लगी। होटल की छत पर हैरी सैमसन अपने आदमियों के साथ तैयार खड़ा था। मेजर को देखते ही बोला, आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। ये कहते उसने फायरिंग शुरू कर दी। मेजर और दो जवान भी जवाबी फायरिंग करने लगे। वो दोनों एक दूसरे को पारस समझकर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। छत पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से छुपकर गोलियां चलाई जाती। नतीजा ये हुआ कि मेजर के गन से निकली हुई दो गोलियां हैरी सैमसन के सीने में उतरी और हैरी के आदमी ने मेजर को गोलियों से छलनी कर दिया। आखिर में हैरी का एक आदमी जिंदा बचा, वो भी बुरी तरह जख्मी हुआ था। अपनी जगह से उठने और रेंगने के काबिल नहीं रहा। शीतारा अपने आलाकार को दौड़ाती हुई छत पर लाई। फिर मेजर की लाश को देखकर आलाकार के अलग से चीख पड़ी, पारस नहीं, तुम नहीं मर सकते, नहीं नहीं नहीं। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर दौड़ती हुई दीवार के पास आई। फिर दीवार से सर टकराकर रोने लगी। दाई माँ ने उसे पकड़कर दीवार के पास से हटाया। वह दाई माँ से लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे से टकराकर चूड़ियां तोड़ने लगी। वह बिन ब्याही थी मगर बेवा के आंसू रो रही थी। मुसलसल फायरिंग की आवाज़ ने होटल की तरफ गश्त करने वाले सिपाहियों को चौंका दिया था। वह सब दौड़ते हुए होटल के अंदर आए और अब छत की तरफ जा रहे थे। यहूदा गिल ने हैरी सैमसन से यह तय किया था कि वो अपना मोबाइल फ़ोन ऑन रखेगा और पारस को हलाक करते उसे खुशखबरी सुनाएगा, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो फ़ोन के जरिए फायरिंग की आवाज़ें सुन रहा था। फिर सन्नाटा छा गया। वह हेलो हेलो कहकर हैरी को आवाज़ें दे रहा था मगर जवाब से महरूम था।